आज हम पढ़ते हैं मांग किसे कहते हैं, मांग आवश्यकता में क्या अंतर होता है, मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक, घटक या तत्व किसे कहते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उस वस्तु की खरीदारी भी कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी खरीदारी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई भी सामान खरीदते देखते हैं कि उसकी कीमत कम हो रही है तो हम स्वाभाविक रूप से उसका ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, और जब देखते हैं कि सामान कीमत ज़्यादा बढ़ रही है तो सामान की खरीदारी कम हो जाती है। इससे विपरीत क्या होता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में संबंध होता है। इसका मतलब यही होता है ना, कीमत का बढ़ना और घटना दोनों का जो है वो आपस में संबंध होता है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिससे व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्रोफेसर J.S. मिल का कथन है कि मांग जो है वो एक वस्तु की वह मात्रा है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिससे कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी व्यक्ति, एक उपभोक्ता कि जो उसका मूल्य निर्धारित होता है उस पर खरीदने के लिए अगर हम तैयार हो जाते हैं, वही हमारी डिमांड है, मांग है। ठीक है। अब मांग और आवश्यकता दोनों एक सी चीज़ लग रही हैं। अर्थशास्त्र में यही लगता है कि मांग और आवश्यकता एक सी वर्ड है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न बताया है। अर्थशास्त्र में मांग किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रभावपूर्ण इच्छा है और जिसे दिए गए समय में एक किसी भी दिए गए मूल्य पर कोई भी व्यक्ति प्राप्त करने का इच्छुक होता है। ठीक है। जैसे मांग जो है वो यहाँ पर से देखो कि इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है। अगर हमारे अंदर कोई भी चीज़ जो है वो जागृत हो रही है, जैसे अब हमको लग रहा है कि हमारे पास कपड़े कम है, हमें एक जोड़ी सूट चाहिए, ये हमारी एक इच्छा है। लेकिन इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारी आवश्यकता बन जाती है और हमें लगता है कि नहीं, अब तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है। अब जब आवश्यकता का जन्म होता है, जबकि यही आवश्यकता जो है वो मांग से उत्पन्न होती है, और जब हमारी यही आवश्यकता कि हमें सूट की आवश्यकता है और हमारा इसके बिना काम नहीं चल रहा है, वहीं पर हम बाज़ार में जाकर उस सूट को ख़रीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो अपनी जो है जो मांग, उसकी जो भी कीमत होती है उस पर हम उसको मांग लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है, जबकि आवश्यकता से मांग उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरा आता है आवश्यकता मांग के कारण होती है। आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण ही बहुत बड़ा मांग होता है, क्योंकि अब हम मांगेंगे तभी हमें लगेगा हमारी आवश्यकता है, और मांग जो है वो हमारी आवश्यकता का परिणाम होता है। हम किसी चीज़ को क्यों खरीदने जाते हैं? क्योंकि वो हमारी आवश्यकता का ही परिणाम होता है। हमने किसी वस्तु की इच्छा की, वो हमारी आवश्यकता बनी, उसके बाद हमने उस चीज़ की डिमांड करी, मांग करी। तो इसी कारण मांग आवश्यकता का क्या होता है? परिणाम होता है। आवश्यकता मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि मांग सापेक्ष होती है। अर्थात आवश्यकता का मूल्य से कोई वास्ता नहीं होता है। अगर हमको लग रहा है कि हमको एक सोने की अंगूठी खरीदनी है तो उससे मूल्य से हमको उसको कोई संबंध नहीं लगेगा खरीदनी है तो खरीदनी है, नहीं खरीदनी है तो हमारी ज़रूरत है, हमें लग रहा है ऐसा। जबकि मांग सापेक्ष होती है, जबकि मांग का क्या होता है, अर्थात मांग मूल्यों पर निर्भर करती है। अब हमारी आवश्यकता हमें लग रही है कि हमको खरीदनी है, लेकिन हमारे पास नहीं उतनी कीमत है, तो ये हमारे उस पर क्या करती है, वस्तु की मूल्य पर निर्भर करती है, इसलिए मांग सापेक्ष होती है। अब मांग के आते हैं आवश्यक तत्व। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? पहला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रभावपूर्ण इच्छा। सबसे पहला तत्व है हमारी मांग, कैसे मांग हमारी बनेगी, उसके क्या तत्व हैं। तो अगर हमारी किसी वस्तु को प्राप्त करने की एक बहुत ही प्रभावपूर्ण इच्छा हो रही है कि हाँ हमें खरीदनी है, वही हमारी आवश्यकता बनती है और अंत में हमारी मांग हो जाती है। दूसरा है वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए हमारे पास। अगर हमने जो वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं उसके हमारे पास सारे साधन होने चाहिए, साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है कि हम खरीदें,
हम ये काम करें, लेकिन फिर भी लग रहा है नहीं हमें कर लेना चाहिए। तो ये है कि साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। वस्तुओं की इच्छा का कीमत विशेष से संबंध होना चाहिए कि हमारी जो इच्छा है उसका कीमत और हमारी इच्छा का आपस में क्या संबंध है, वो एक संबंध विशेष भी होना चाहिए। मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना चाहिए कि हमारी जो मांग है, डिमांड है, जैसे अब हमने सोने की अंगूठी का एक उदाहरण दिया था। अब हमारी डिमांड है, हम फालतू बैठे हुए हैं, तो क्या सोने की अंगूठी खरीदना सही है? या हमारे घर में शादी है और हमको ज़रूरत है, तो वो एक समय विशेष से उस चीज़ की तुलना हो गई है, मांग की तुलना हो गई है। तो मांग का संबंध किसी भी समय विशेष से होना चाहिए। अब हमारे घर में खाना नहीं है, आटा नहीं है, तो हमारी वो एक आवश्यकता बन गई है कि हमें वो आटा प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने घर के लिए। ये कोटेशन जो है प्रोफेसर पेंशन के अनुसार उन्होंने कहा है, मांग किसी भी वस्तु की वह मात्रा है, मांग जो है वो किसी भी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दिए गए समय में, जो पर्टिकुलर समय होता है, किसी दिए गए मूल्य पर, जो मूल्य उसका निर्धारित होता है, किसी पर व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है। मांग जो है वह मात्रा है जो किसी भी समय में, एक निश्चित समय में दिए गए मूल्य पर, जो उसका मूल्य निर्धारित होता है, उस पर व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है। ठीक है। अब आता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक या घटक या तत्व। इनको हम कुछ भी के नाम से कह सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर तत्व आ जाए तब भी यही लिखना है, घटक आ जाता है तब भी यही है, कारण भी यही है। मतलब मांग को हमें किन किन चीज़ों से हमारी मांग जो है प्रभावित होती है। पहला आता है वस्तु की कीमत। किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? मांग की कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत, मांग की कीमत नहीं, किसी भी वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत से परिवर्तन हो जाने पर उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। ये हमने पहले, ये मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन अगर होता है तुरंत ही उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः वस्तु की ऊंची कीमतों पर उस वस्तु की मांग कम मात्रा में की जाती है। जब हमारी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। ऐसे ही जब मांग कीमत कम होती है तो मांग अधिक हो जाती है। दूसरा आता है उपभोक्ता की आय। अब हमारे पास कीमत कम ज़्यादा तो है, लेकिन उपभोक्ता की आय, ये सबसे बड़ा फैक्टर एक होता है इसको प्रभावित करने का, कि उपभोक्ता की आय, अपनी जो आय स्तर होता है उपभोक्ता का, उस पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। वो अधिक मात्रा में बस अपनी कोई भी वस्तु खरीद सकता है अगर उसकी आय अधिक है। आय कम है तो वो वही चीज़ों की कटौती करने लग जाता है। तीसरा आता है उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन। अब उपभोक्ता जो है, किसी भी वस्तु की मांग जो है वो, अब रुचि और फैशन है। फैशन तुम लोग देखते हो कि आजकल हमेशा जो है बदलता रहता है, उसी के अनुसार हमारी रुचि भी बदलती चली जाती है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी विशेष वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि उत्पन्न होती है तो उसकी मांग निश्चित रूप से बढ़ जाती है। अगर उसको लगता है नहीं मुझे तो ये लेना है, मेरी तो बहुत ज़्यादा इसमें रुचि है और ये पक्का मुझे ख़रीदना है, तो वो क्या होता है, उसकी मांग निश्चित रूप से बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता की रुचि नहीं रह गई है तो मांग कम हो जाती है। यदि कोई फैशन की वस्तु प्रचलित में आती है तो उस वस्तु की क्या होती है, मांग एकदम से बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर हम कहेंगे फैशन उसका चला जाता है तो मांग कम हो जाती है। जैसे सलवार सूट पहनते थे पहले, अब क्या हुआ, उसके बाद लेगिंग चल गई, लेगिंग के बाद प्लाजो चल गए, अब और भी लोअर में नई नई चीज़ें चल गई, स्कर्ट चल गई, ये चल गई। तो इस तरह से हमारी फैशन के अकॉर्डिंग उसकी मांग जो है वो बदलती रहती है, यानी कम और ज़्यादा होती रहती है। अब अगला आता है चौथा, कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। किसी वस्तु की मांग वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन को क्या करती है, प्रभावित करती है। संबंधित वस्तुओं से अभिप्राय किसका हो जाएगा, जो स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं होती है। स्थानापन्न वस्तुएं किसको कहते हैं, कि एक की कीमत में अगर
हम वृद्धि हमको दिख रही है। जैसे कॉफ़ी महंगी है तो इंसान चाय पीना शुरू कर देता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कॉफ़ी और चाय का सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि ये स्थानापन्न है। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो इंसान चाय पीनी शुरू कर देता है, लेकिन जब उसकी आय में वृद्धि होती है तो सोचता है नहीं अब हम कॉफ़ी भी ले आते हैं, चलो कॉफ़ी भी पी ली जाती है। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तु के कारण उसकी में दूसरी वस्तुओं का वो प्रयोग शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो चाय की डिमांड बढ़ जाती है अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ी। समाज में आय का वितरण, 5वां पॉइंट, समाज में जो हमारे आय का वितरण है, यदि समाज में आय का वितरण जो है, धन का वितरण है, ये समान होता है तब तो आवश्यकता या आराम की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। आय का समान वितरण से क्या होता है कि सबके पास आय एक सी है तो सब लोग अपनी जीविका का जो है वो आराम से निर्वाह अपनी जीविका कर सकते हैं। लेकिन तो वो क्या करती है, अपनी जितनी भी आवश्यकता है वो आराम से वो अपनी पूरी कर लेते हैं। इसके विपरीत आय का वितरण जो है असमान होता है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक मांग हो जाती है। उसमें जिसकी आय ज़्यादा होगी वो विलासिता की ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, जिसकी आय कम होगी वो विलासिता की चीज़ें कम खरीदेगा। छठा पॉइंट आता है जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर। अब देश में जनसंख्या का आकार और जनसंख्या वृद्धि दर वस्तुओं की मांग को बहुत प्रभावित करता है। कैसे करता है, यदि हमारी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जो कि हो भी रही है, तब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। भाई जो आदमी पैदा हो रहा है, जो आदमी है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को तो वो लेगा ही लेगा ना। तो क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या की संरचना होने वाले परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं की मांग की प्रकृति को प्रभावित करते ही हैं। 7वां पॉइंट आता है जनसंख्या के भविष्य में मूल्य परिवर्तन। भविष्य में वस्तुओं का मूल्य में अधिक परिवर्तन होने की संभावना होती है। यदि लोगों को यह आभास हो जाए कि भविष्य में ये चीज़ महंगी होने वाली है, वे वर्तमान में ही उन वस्तुओं की मांग में परिवर्तन करके वस्तुओं की अधिक मांग करने लगेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है, जिस दिन तुम लोगों को ये लगता है कि हमारे अपने अपने घरों में हम लोग देखते हैं कि जिस दिन लगता है कि अरे पेट्रोल आज 12 बजे के बाद बढ़ने वाला है, तो क्या होता है, अरे हर इंसान अपनी गाड़ी लेके भागता है कि कल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, हम आज ही ना क्यों नहीं गाड़ी फुल करा लेते हैं। कोई तो बोतल लेके भी चला जाता है कि इसमें भर दो। होता है कि नहीं होता है। तो भविष्य में मूल्य में परिवर्तन अगर होना होता है तो आज के उसमें मांग में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। अगला आता है सरकारी नीति। सरकार की नीति भी वस्तुओं की मांगों को प्रभावित करती है। वस्तुओं की मांग में परिवर्तन सरकार की नीति के द्वारा होता है। यदि सरकार किसी वस्तु पर टैक्स लगा देती है, कर लगा देती है, तो उस वस्तु की क्या होती है, कीमत बढ़ जाएगी। अगर कोई सामान 5 रुपए का है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 1 रुपये, तो वो सामान 6 रुपये में बिकेगा। तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगाती तो उस वस्तु की क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है और उस वस्तु की मांग क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरी ओर यदि सरकार किसी वस्तु की आर्थिक सहायता देती है, यानी सब्सिडी देती है, उसको फ्री करने लगती है, तो उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है और मांग बढ़ने लगता है। जैसे इस समय कंट्रोल पर जो सामान मिल रहा है वो हमें सरकार ने उसमें सब्सिडी दी है तो वो कम रेट पर मिल रहा है। तो ये जो सरकारी नीतियां हैं ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगला है जलवायु और मौसम में परिवर्तन। जलवायु और मौसम में परिवर्तन, किसी क्षेत्र की जलवायु और मौसम में होने वाले परिवर्तन लोगों की मांगों को प्रभावित करते हैं। जैसे ठंडे जलवायु वाले प्रदेश में ऊनी कपड़ों की बहुत मांग होती है। जैसे कश्मीर वगैरह चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ, वहाँ ऊनी कपड़ों की बहुत डिमांड होगी। और वहीं गर्मी के दिनों में बर्फ़ की मांग बढ़ जाती है। जैसे अब हम लोग अपने इधर आ जाते हैं, अब इस समय गर्मी आने वाली है तो इसमें क्या होगी, हम लोग ठंडे की डिमांड एकदम से करने लग जाएंगे। तो इस तरह से जलवायु और मौसम के अनुसार भी परिवर्तन होता है, मांग को वो प्रभावित करती है। 10वां पॉइंट आता है व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि। अब जैसे जैसे व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, उपभोक्ताओं के ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होती ही रहती है। वो सारी चीज़ें अपनी इंटरनेट से देख भी लेता है, कर भी लेता है। तो जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। आज दूरदर्शन, समाचार पत्रों
वस्तुओं के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं, हम लोग टेलीविज़न पे भी देखते हैं, अपने मोबाइल पे भी देखते हैं, जिनसे जनसाधारण को नई नई वस्तुओं के विषय में नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और जब नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है तो उन वस्तुओं की डिमांड भी उन लोगों की बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल, कारें, अन्य सौंदर्य प्रसाधन की जो भी चीज़ें होती हैं, ये विज्ञापनों के कारण ही उनकी मांगों में वृद्धि होती है। व्यक्तियों को उसका ज्ञान हो जाता है तो वो उसको खरीदने के लिए सोचता है। लास्ट आता है देश की मुद्रा और स्थिति। लास्ट है देश की मुद्रा और स्थिति। इसको देखो कि यदि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति है, ठीक है, तब वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, अगर मुद्रा प्रसार है। इसके विपरीत यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति है, यानी मंदी काल है, तब वस्तुओं के मूल्य घटने पर उसकी मांग में घटौती ही होगी। ठीक है, ये आज हमने बताया मांग किसे कहते हैं, मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है, मांग के आवश्यक तत्व कौन से हैं और मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।